स्पेशली आप बुक्स लें, उसको पढ़ें। करंट अफेयर्स हो सकता है न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आपको किस तरीके से स्टडी हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकिता एंड आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के मेंस एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न रहता है। अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी के मेंस की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, यानी मेंस का जो हम पेपर है किस तरीके से हमें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। यानी जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी होता है कि उसके एग्जाम पैटर्न को समझें, यानी उसके मार्किंग स्कीम के बारे में जानें, एग्जाम पैटर्न को समझें और स्ट्रक्चर ऑफ आंसर शीट के बारे में जानें। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आता है आपका सिलेबस, यानी मेंस का जो सिलेबस है उसमें सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके ऐसे जैसा कि उसमें इंक्लूड है जनरल स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन सब के बारे में कितने कितने मार्क्स का है, किस तरीके से उसका सिलेबस रहने वाला है, उसको हम अच्छे से समझें। पहला पॉइंट आपके लिए यही था, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे मेन पॉइंट यही आपका है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका क्रिएट अ स्टडी प्लान, यानी आपको डेली बेसिस पे जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी प्लान बनाना है, यानी डेली बेसिस पे आपको अपना टारगेट सेट करना है या शेड्यूल बनाना है कि आज पूरे दिन में आपको ये वाला टॉपिक पूरा कवर करना है। या फिर जैसे आपने मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जैसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेने के बाद आपने आज पूरे दिन का जो गोल है वो ये बनाया कि आप 2 चैप्टर करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के। तो ये आपके डेली बेसिस पे शेड्यूल हो सकता है कि आप सेम टाइम मतलब सबको सारे सब्जेक्ट को टाइम दें, जैसे करंट अफेयर हो गया, फिर उसके रिवीजन को टाइम दें। इस तरीके से आपका ये पूरा डेली बेसिस पे शेड्यूल बन सकता है। फिर आप वीकली गोल्स बना सकते हैं, यानी वीक में आपको ये जो सिलेबस है उसको खत्म करना है। किसी एक सब्जेक्ट को आज 1 वीक में आपको खत्म करना है तो आप वीकली गोल्स भी बना सकते हैं। मंथली रिव्यू, यानी मंथ में आपने किस तरीके से प्रोग्रेस किया, किस तरीके से आपने उसको पढ़ा, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी क्रिएट अ स्टडी प्लान, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे अपना स्टडी प्लान बनाएं। थर्ड पॉइंट आता है आपका चूज द राइट स्टडी मटेरियल, यानी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को अपने रेफरेंस में ले हर सब्जेक्ट के। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझें। इसके एनसीईआरटी की स्पेशली आप बुक्स लें, उसको पढ़ें। करंट अफेयर्स हो सकता है न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आपको किस तरीके से स्टडी मटेरियल को चूज करना है, कौन सा आपके लिए सही है, स्टैंडर्ड रेफरेंस लें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को आप सिलेक्ट करें। फोर्थ पॉइंट आता है आपका फोकस ऑन करंट अफेयर्स, यानी सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रीलिम्स है या इंटरव्यू है तो आपके तीनों फेसेस में आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है। यानी करंट अफेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाला है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करना है, वो चाहे हिंदू हो सकता है या इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। मैगजीन में आप योजना या कुरुक्षेत्र ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और जो भी डेली बेसिस पे आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है या कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू है, गवर्नमेंट स्कीम एंड सोशो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आप नोट्स बनाएं। यानी जो इवेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इवेंट्स हैं मतलब करंट अफेयर्स में, उसको आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको आगे तक उसके बारे में पता हो और याद रहे। इसलिए आपको नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट इशू हो या गवर्नमेंट स्कीम, सोशो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको फोकस ऑन करंट अफेयर्स पे फोकस करना है।
5th पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, यानी किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। यानी आप जब भी आंसर राइटिंग लिखें तो आप इस बात का ध्यान दें कि उसमें क्लैरिटी हो, कंसाइजनेस हो या कोहेरेंस हो, ठीक है, इस तरीके से रहना चाहिए। यानी आप जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और टॉपिक के रेलेवेंट होना चाहिए। कुछ भी आप नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे राइटिंग आंसर्स की। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं राइटिंग आंसर्स की, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना है और उसकी ही प्रैक्टिस आपको करनी है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो सकता है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। टाइम और रिस्पॉन्स, यानी आपके पास जितना टाइम है उसी टाइम में आपको पूरा आंसर राइटिंग कंप्लीट करना है, आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस राइटिंग आंसर रहने वाला है। 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर 6th पॉइंट आता है आपका मास्टर एस्से राइटिंग, यानी जब भी आप एस्से में लिखने वाले हैं, एस्से में किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना होता है और वो किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में पूरा है कि मतलब किस तरीके से आप अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। रीड वेरियस एस्से एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, यानी आप बहुत सारे एसेस को पढ़ें, उसको समझें और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें एस्से को लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिस राइटिंग एस्से एंड डाइवर्स टॉपिक्स फोकसिंग स्ट्रक्चर, यानी जब आप एस्से लिख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कोशिश ये रखनी है कि आप पहले इंट्रो दें, फिर उसके बाद बॉडी, यानी उसके बाद उसके बारे में, फिर आपका कॉन्क्लूजन, यानी आपने जो एस्से लिखा उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसकी बॉडी होनी चाहिए पूरी तरीके से कि उसमें आपका डिटेल आ जाता है, कॉन्क्लूजन में यानी उसके बारे में आ जाता है, ठीक है। कीप योर एस्से वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, यानी आपका जो एस्से है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट उसमें एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ये ना हो कि आप कोई भी एग्जाम्पल उसमें डालें तो वो वहाँ पे आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये आपका एस्से राइटिंग से रिलेटेड था, जो कि आपका एक पेपर होने वाला है एस्से का, ठीक है। इसके बाद आता है रिवाइज रेगुलरली, यानी डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना। आपने जो भी आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसको आपको रिवाइज ज़रूर करना है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंसाइज नोट बना सकते हैं, यानी आप आज अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का आप छोटा सा समरी नोट बना सकते हैं, ताकि आप उसको जब भी देखें तो उसके पीछे का जो पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए, ठीक है। रिवाइज फ्रीक्वेंटली रेनफोर्स लर्निंग एंड रिटेंशन, शेड्यूल पेरियोडिक रिव्यूज ऑफ टॉपिक्स यू आर ऑलरेडी कवर, यानी इस तरीके से जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पीछे जितना भी टॉपिक पढ़ा है कितना आपका कवर हो गया है, कितना आपको समझ आया और कितना आपको याद है, इसके बारे में आपको यहाँ पता चलेगा। रिवाइज यानी आप जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, आप उतने अच्छे से फिर आंसर दे पाएंगे। 8th पॉइंट आता है ग्रुप स्टडीज एंड डिस्कशन, यानी जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप प्रीलिम्स का भी दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक ग्रुप से जुड़े, ठीक है। जब आप 4 लोगों के सामने अपने डाउट्स हैं या उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो इससे आपका जो डाउट सेशन है वो पूरा क्लियर होता है। डिस्कस एंड क्लैरिफाई डाउट्स, यानी अगर आप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप अपने जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। एंगेजिंग इन डिस्कशन एंड इनहेंस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, यानी इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझने को मिलेगी और अपनी चीज़ें समझानी आएगी। फिर 9th पॉइंट आता है आपका मॉक टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट। मेंस हो, प्रीलिम्स हो या फिर इंटरव्यू हो, आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। टेक रेगुलरली मॉक टेस्ट असेस योर प्रिपरेशन लेवल, यानी आप डेली बेसिस पे जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है और कितना अभी कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। आप
इस चीज़ आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपने जो भी पढ़ा, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपको पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और किस तरीके से आप उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको वहाँ पे करेक्ट करना है, कहाँ पे उसको और अच्छा बनाना है। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट रहता है। 10th पॉइंट आता है आपका स्टडी स्टे हेल्दी एंड मैनेज स्ट्रेस। यानी जब आप मेंस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस वैसे ही इतना बड़ा होता है कि उसका सिलेबस कवर करने में कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में होते हैं। आपको टेंशन होता है कि आप किस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेंगे, या किसी तरीके का भी स्ट्रेस हो सकता है। तो उसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, यहाँ पे ये ज़रूरी है। आपकी हेल्थ की बात है, यानी आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। स्ट्रेस को आप मेडिटेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और हेल्दी रहने के लिए आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं। एक्सरसाइज हो गया, एडिकेट स्लिप, यानी आपको स्लीप भी करना है और डाइट भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है। इस तरीके से पॉइंट हो सकता है, ये भी ज़रूरी है। मेंस की स्ट्रेटेजी का ये भी पार्ट रहा है। 11th पॉइंट आता है आपका सीक गाइडेंस एंड इफ नेसेसरी कंसीडर एनरोलिंग इन कोचिंग इफ यू नीड स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस। यानी आप कोचिंग में एनरोल करें, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आपको करनी है, किस तरीके से। बेसिकली आप किसी अगर कोचिंग से जुड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है, कहाँ पे मेरे को कहाँ पे मेरी कमी है। तो ये सब के चीज़ों के बारे में यूज ऑनलाइन रिसोर्स एंड फोरम्स फॉर एडिशनल सपोर्ट एंड क्लैरिफिकेशन। यानी आप ऑनलाइन रिसोर्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल सके या एडिशनल सपोर्ट मिल सके या फिर स्ट्रक्चर गाइडेंस मिल सके। तो इसके बारे में कि अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हो। स्टे मोटिवेटेड, यानी जब आप इतने बड़े सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट ज़रूर होते हैं। तो आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और ध्यान इस बात का रखना है कि हमें हमेशा मोटिवेट रहना है, जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आप जब भी डिमोटिवेट हो तो आपको अपने गोल्स को रिमाइंड करना है। सेकंड आपका आता है सक्सेस स्टोरी प्रीवियस यूपीएससी। किस तरीके से यूपीएससी टॉपर्स फॉर इंस्पिरेशन, किस तरीके से इंस्पिरेशन बनते हैं यूपीएससी टॉपर। तो उस तरीके से आपको उसके बारे में सोचना है और मोटिवेट रहना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपका मेंस की स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, हमें किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत हेल्प होगा इस वीडियो से। इन पॉइंट्स का प्लीज़ आप मेंस में जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और गुड लक फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।